नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मिनिमम वेजेस एक्ट कैलकुलेट होता है और मिनिमम वेजेस एक्ट कैसे कैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग काम करता है। आज थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कि ये पहले मिनिमम वेजेस पहले इंडिया में कैसे आया था, तो इसकी बात समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टैंडिंग लेबर कमेटी इज ए ट्राई पार्टी बॉडी इज प्रीकर्सर टू द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो ये तीन ट्राई पार्टी बोर्ड मतलब तीन बॉडी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय की बॉडी होती है और एक रहती है गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए। तो इसीलिए ट्राई पार्टाइट बॉडी होती है। इसमें तीन पार्टीज़ बेसिकली अपना रेफरेंस रखती हैं और इसके बेस पे इन्होंने ये रिकमेंड किया, ये स्टैंडिंग लेबर कमेटी ने और जो कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ये लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी को अपॉइंट किया जाए 1943 में, जिससे कि वेजेस और वेजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको, जैसे हाउसिंग कंडीशंस है, सोशल कंडीशंस है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको डिफाइन किया जाए। और उसी की बेस पे ये 3 पॉइंट्स आए थे और वो थे मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज, जिसका मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। मिनिमम वेज बहुत न्यूनतम, जैसे रोटी कपड़ा मकान। फेयर वेज उससे थोड़ा ज़्यादा, और लिविंग वेज मतलब ऐसा जिसमें आपके बच्चे भी पढ़ सकें, आपका इंश्योरेंस भी हो सके और आपको सब तरीके की सुविधा आपको अवेलेबल हो। तो ये चीज़ इस स्टैंडिंग लेबर, ये जो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, इसने पूरा फाइंड आउट किया था और इन्होंने बनाया था पूरा। इसके रिजल्ट में आपको मिनिमम वेजेस बिल बनाया, इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कि मिनिमम वेजेस रखनी चाहिए, और 15 मार्च 1948 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। अच्छा, समझने की बात यह है कि इसमें ये बताते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस डिफाइन करती हैं। अब मिनिमम वेजेस डिफाइन कैसे होता है? पहले मिनिमम वेजेस हर साल नहीं होता। मिनिमम वेजेस 5 साल में एक बार डिफाइन होता है कि हाँ, 5 साल में एक बार मिनिमम वेजेस डिफाइन होगी। अब उसके हिसाब से इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। किसके पास? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। एक तो नोटिफाई करे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि हाँ जी, कौन कौन से शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जोड़े जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि नरेगा के लोग इसमें काम में नहीं आते, मिनिमम वेजेस के अंदर नहीं आते, तो हो सकता है कि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसको उसमें जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल, नरेगा को अगर हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जोड़ दें तो वो भी इसके परव्यू में आ जाएगा और इस तरीके से ये बना जाएगा। तो ये क्या है? टू नोटिफाई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद दूसरा काम है फिक्स और रिवाइज मिनिमम वेजेस, जो कि आपको बता चुका हूँ। अब फिक्स और रिवाइज मिनिमम वेजेस के अंदर भी दो क्राइटेरिया आते हैं, मतलब इन सेंस कि वो 2 तरीके से मिनिमम वेजेस फिक्स करेगा। और फिक्स कैसे करेगा? जैसे मैंने बताया कि 5 साल के अंदर फिक्स होगा और 1000 एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जैसे ड्राइवर वाले काम में या फिर आपको किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, उस तरह के कोई भी एक पर्टिकुलर काम में पूरे स्टेट के अंदर एक मिनिमम 1000 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। अदरवाइज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन पे लॉज नहीं बना पाएगी। आई होप ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, थोड़ा उससे चाहें तो आप पहले वीडियो पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि 2 तरीके से ये मिनिमम वेजेस होती हैं वो डिफाइन की थी। और मिनिमम वेजेस 2 तरीके, मतलब ये है, एक तो होता है नोटिफिकेशन मेथड कि भाई नोटिफाई कर दिया सरकार ने कि इतना इतना वेजेस होगा और उस हिसाब से लोगों को उतना वेजेस मिलता है। दूसरा रहता है कि नोटिफाई, तो दूसरा एक और तरीका रहता है जिसको बोलते हैं कमिटी मेथड। अब कहने को बात एक ही है, नोटिफिकेशन और कमेटी मेथड दोनों एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन मेथड अलग है और कमेटी मेथड अलग है। बट जैसे आप नाम में समझ पा रहे हैं कि कमेटी मेथड में क्या होता है कि सरकार पहले की कमेटी को रेफर करती है, ठीक है, और वो कमेटी जाके सरकार को एडवाइस करती है कि भाई कि ये सब होना है और इस तरीके के मिनिमम वेजेस डिफाइन होनी है। अकॉर्डिंगली सरकार अगेन फिर भी कमेटी होने के बाद फिर भी नोटिफाई करती है गैजेट पब्लिकेशन में, क्योंकि गैजेट में, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी गैजेटेड पब्लिकेशन ही होता है। गैजेटेड पब्लिकेशन, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, देख लीजिएगा। पब्लिकेशन होता दोनों में गैजेटेड पब्लिकेशन है, बट ये है क्या है, इसमें नोटिफिकेशन डायरेक्ट दे देते हैं
और इसमें क्या है, कमेटी मेथड में एक एडवाइजरी बॉडी होती है, वो एडवाइस करती है, और एडवाइस करने के बाद जो भी फाइनल आउटकम जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है जो बॉडी के अंदर कि हाँ जी ये सब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने हैं, तो वो एडवाइजरी बॉडी की रिकमेंडेशन को लेता है और उसको फाइनली बाद में नोटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बिना कोई भी चीज़ लॉ में नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हर लॉ के अंदर ये मेंशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट हो वो चेंजेस कर सकती है एग्जिस्टिंग स्टैच्यूटरी एक्ट के अंदर बाय डूइंग नोटिफिकेशन। तो बिना नोटिफिकेशन के, बिना गेजेटेड नोटिफिकेशन के आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो ये दो तरीके हो गए जिसमें मैंने बताया कि सरकार कैसे कैसे दो तरीके से नोटिफिकेशन मेथड और कमेटी मेथड, इसके अनुसार चलते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है 5 साल के अंदर एक बार मिनिमम वेजेस चेंज करती है। ठीक है, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अलग अलग वेजेस डिफाइन होगी और अलग अलग क्लास के वर्कर्स होंगे, डिफरेंट क्लास के कहाँ कहाँ, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसके हिसाब से, और डिफरेंट लोकेलिटीज़ के मैंने जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ऐसे इस तरीके से जोन डिफाइन किया था, जिसमें मैंने बात की थी कि मुंबई जोन 1 में आएगा, उससे कम कोल्हापुर वाला जोन 2 में आएगा और उससे कम छोटा वाला जोन 3 में आएगा। तो इसके इन चीज़ों के हिसाब से मिनिमम वेजेस डिफाइन होती है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया था कि ये 3 चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि एडल्ट है, लेबर एडल्ट है, कि एडोलसेंट है। एडोलसेंट मतलब एडल्ट से कम है, मतलब 14 से 16, और ये डेफिनेशन जो एडोलसेंट की होती है हर एक्ट के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंट इन एवरी एक्ट। तो ये थोड़ा सा मगअप करने का इशू है। तो आपको मिनिमम वेजेस में एडोलसेंट की एज क्या डिफाइन कर रखी है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में या फिर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एडोलसेंट की एज 14 दे रखी हो और कहीं 15 दे रखी हो, मिनिमम वेजेस में 16 दे रखी हो, ऐसे मतलब कोई भी एज हो सकती है, तो वो डिफाइन होनी है। बट लेस देन 18, ये बात पक्की है, लेस देन 18 एंड मोर देन 13 मिनिमम। 14 से मैंने नीचे नहीं देखा, बट 13 में एक सेफ मार्जिन दे के चल रहा हूँ। तो 13 से लेके 18 के अंदर जो रेंज में होता है, क्योंकि 6 to 14 तक तो आपको राइट टू एजुकेशन वाला भी चल रहा है ना, तो राइट टू एजुकेशन मतलब 6 से लेके 14 तक तो नहीं हो सकता, 14 तक तो उसको पढ़ाई करनी ही पड़ रही है। तो 14 से ऊपर जो होगा 15, 16 जो है 17, 18, ये 15, 16, 17, 18 ही हो सकता है जो एडोलसेंट हो। आई थिंक कंसेप्ट लॉजिक समझ में आ गएगा। राइट टू एजुकेशन 6 से 14, दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, उसको पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है जी, चलिए। और इस तरीके से चिल्ड्रन की एजेस भी डिफाइन कर रखी है और अप्रेंटिसेस की भी एज डिफाइन कर रखी है कि एज नहीं, चाइल्ड की एज डिफाइन कर रखी है। अप्रेंटिसेस को कितना मिनिमम वेजेस मिलेगा वो भी डिफाइन है। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये ज़्यादा टेक्निकली नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है एक्ट को। बिना पढ़े एक्ट को अगर आप सोचेंगे तो आप केवल रट्टाफिकेशन होगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मिनिमम वेजेस कैसे कैसे पी जाती है। मिनिमम वेजेस पेड की जा सकती है एक आवर के बेस पे, दूसरा डे के बेस पे, या एक मंथ में। मतलब जैसे 1 घंटे का, जैसे कोई बोल दे कि सर मैं 5 घंटे काम कराना है, या कोई बोल दे कि मुझे 4 दिन काम कराना है या 5 दिन काम कराना है, उसके बाद पेमेंट करना है, या 1 महीने बाद पेमेंट कराना है। एक्चुअली क्या है, और एक वेजेस पीरियड का है, कोई भी एक ऐसा वेज पीरियड के 15 दिन का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में जो फिक्स कर दे कि हाँ भाई आपस में इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, अगर वो टाइम फिक्स कर दें तो वो किसी भी टाइम में दे सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर आता है, मिनिमम वेजेस के अंदर नहीं आता, कि उसको एक पर्टिकुलर 1 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, मिनिमम वेजेस में पढ़ रहे हैं बट स्टिल वो कंटेंट पेमेंट ऑफ वेजेस में आएगा, क्योंकि मिनिमम वेजेस केवल बात करता है कि कितना मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, बट पेमेंट ऑफ वेजेस बात करेगा कि कितने समय के अंदर वेजेस का पेमेंट होना है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। कि भाई अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो कब कितने समय के अंदर पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है,
और पेनल्टी कितनी लगनी है, वो बात होगी आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस में। पर अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में। तो इसका जो पेमेंट हो सकता है, इसका वेज पीरियड इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, चाहे आवरली बेसिस हो सकता है, डे बेसिस हो सकता है, मंथली बेसिस हो सकता है, ये एनी वेज पीरियड, बट वो महीने से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको पेमेंट ऑफ वेजेस का कंडीशन आएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है डिफाइन करने के लिए। कमेटी मेथड में बताया था, ये कमेटी मेथड होती है। कमेटी मेथड में एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो हेल्प करता है। नोटिफिकेशन मेथड में भी नोटिफिकेशन सीधे गैजेटेड में आती है, ठीक है। अब होता क्या है कि अभी कोई एम्प्लॉय को अगर कम पैसा दे रहा था, तो किसी भी रीज़न से, तो अगर एम्प्लॉय जैसे छोड़ भी देता है नौकरी, जो भी किसी भी रीज़न से, अगर उसको पैसे चाहिए, अगर उसको सही पेमेंट नहीं हुआ और जिसकी वजह से मिनिमम वेजेस नहीं हुई, तो एक क्लेमिंग्स और डिसाइड अथॉरिटी होती है, जिसके पास जाके वो बात कर सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। पक्ष रखने के बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो चाहे तो खुद ही रिप्रेजेंट कर सकता है, या अपने किसी रिलेटिव को रिप्रेजेंट कराने के लिए बोल सकता है, या फिर किसी ऑथराइज लीगल प्रैक्टिशनर होगा उसको कर सकता है, या फिर कोई भी ट्रेड यूनियन का कोई भी ऑथराइज ऑफिशियल होगा जो कि उसका केस लेने को तैयार है, या जो भी है, तो वो ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑथराइज ऑफिशियल भी ये कर सकता है। या फिर ऐसा कोई भी जो कि सरकार की अथॉरिटी के हिसाब से परमिटेड हो, वो भी इसको क्लेम्स के लिए अप्लाई कर सकता है मिनिमम वेजेस के अंदर, अगर उसको अपने एम्प्लॉयर से मिनिमम वेजेस नहीं मिला है उतने टाइम पीरियड के बीच में। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि मिनिमम वेजेस कैश में पे होता है। अगर कैश में पे होता है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई डिफाइन नहीं है कितना पेमेंट हुआ और कितना पेमेंट नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, और इसका कुछ पकड़ में नहीं आता। इसीलिए ज़्यादातर ये बात मेंशन हुई है कि अगर कैश में पेमेंट ना करके अगर अकाउंट में पेमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूड भी होगा और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड भी होगा। तो हर पार्टी, सुनने और देखने वाले को, दोनों को, जो भी सुनने वाली है वो भी डिसाइड कर पाएगी आराम से। चलिए ये बात तो हम करते हैं। अच्छा, क्लेम्स को कौन सुनता है? क्लेम्स जो सुनता है वो कम से कम मिनिमम एक कमिश्नर लेवल का बंदा होना चाहिए, जो कि डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है कि जी आपको पैसा कम मिला कि ज़्यादा मिला, जो भी है। कम ज़्यादा तो बात, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो सकता, पर हाँ कम मिलने की बात है। तो कम आपको मिला तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो कुछ इस तरह के 4 या 5 तरह के लोगों को ही अपॉइंट करती है, जो कि इस तरह की क्लेम रीजंस को सुने। वो हो सकते हैं, एक कमिश्नर लेवल का मिनिमम होगा, तो चाहे कमिश्नर हो जो कि वर्कमैन कंपोजिशन चेक करता हो, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो बंदा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग एज अ लेबर कमिश्नर, ठीक है। और या फिर स्टेट गवर्नमेंट का लेबर कमिश्नर से नीचे रैंक का नहीं हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, ठीक है। और कोई भी ऐसा सिविल कोर्ट का जज, ठीक है, या स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट जो हो, वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आई से उसको डिप्लॉय कर सकते हो, और गवर्नमेंट चाहे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसको डिसाइडिंग अथॉरिटी बना सकती है, जो कि डिसाइड करेगा। बट एक याद रखिए कि ये सारी जो जितनी अथॉरिटी मैंने उनको बताई, ये सब क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। अगर एम्प्लॉयर चाहे और अगर खुश ना हो, या एम्प्लॉई हो या उस डिसाइडिंग अथॉरिटी से साथ अगर वो खुश ना हो, तो फर्दर आगे जा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। और लास्ट रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़िए, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी को कौन कंस्टिट्यूट करता है और इसके कितने मेंबर्स होते हैं, वो चाहें तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें खास कुछ है नहीं अगर जो देखना है, क्योंकि इसमें 2-4 चीज़ें बता रखी हैं। जैसे एडवाइजरी बोर्ड जो मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन मेथड और कमेटी मेथड में होता है। तो एडवाइजरी मेथड में होता क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, 3, जैसे पहले बताया था 3 बॉडी होती हैं। इसमें एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉय रिप्रेजेंट होता है, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। यहाँ क्या है कि यहाँ जो 3, जब जैसे हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जब बनाया था, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जब एडवाइजरी बॉडी बनाएगी तो 3 लोगों को ध्यान में रखेगी। एक तो एम्प्लॉयर होगा, और एक एम्प्लॉयज़ होगा, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, सॉरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सोच के क्या करती है कि कुछ अपने बिहाफ पे इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं उनको इलेक्ट करके, गवर्नमेंट खुद ना पार्टिसिपेट करके इंडिपेंडेंट मेंबर को चूज़ कर लेती है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स
जो कि होते हैं, क्योंकि ट्राई पार्टी मतलब वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, तो एम्प्लॉयज़ भी वन थर्ड, एम्प्लॉयर भी वन थर्ड, और टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट भी वन थर्ड होंगे। उस तरीके से उनमें से एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, इनका चेयरमैन होगा, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही चुना गया होगा। तो इस तरीके से एडवाइजरी बॉडी कंस्टिट्यूट करती है, और इसमें इनका काम वैसे बता चुके हैं कि 5 साल के अंदर इनको रिवीजन करना होता है। और 2-4 कंडीशंस और सुन लीजिए, जैसे इसमें लिख रखा है कि अगर कोई आदमी 2 से 3 तरह के कामों में इन्वॉल्व हो, जैसे सुबह वो ड्राइवर का काम करता है, शाम को वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो जितना टाइम 1 घंटे के हिसाब से, जैसे अगर 8 घंटे में 4 घंटे ड्राइवर का काम करता है और 4 घंटे वो मैन्युफैक्चरिंग या किसी चीज़ तरह कंस्ट्रक्शन काम करता है, तो अलग अलग हिसाब से जितना मिनिमम वेजेस होगा उस रेशियो के अंदर बट जाएगा। 4-4 घंटे मतलब 8 घंटे की अगर बात की जाए तो 4 घंटे उधर 4 घंटे उधर। 4 घंटे का जो काम ड्राइवर वाला काम होगा वो उसके पैसे ड्राइवर के हिसाब से मिलेंगे, 4 के हिसाब से आधा जो आधा हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम में वो लगा हुआ होगा तो वो 4 घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको पेमेंट अगर देना है और कंपनी ने आपसे बात कर रखी है कि आपको 5 पीसेस बनाने हैं, बट आपका वेजेस पर पीस के हिसाब से फिक्स नहीं कर रखा, तो आपके दिन पे जितना भी जो भी टाइम होगा दिन के हिसाब से ही फिक्स किया जाएगा, ना कि आपके पीस के हिसाब से। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर कोई भी किसी भी रीज़न से अगर ये जो कॉस्ट ऑफ ये पेमेंट अगर नहीं होता, ठीक है, तो इसका जो सारा दायित्व एम्प्लॉयर पे जाता है, एम्प्लॉय पे नहीं, एम्प्लॉयर पे जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिनिमम वेजेस उसी एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो सब इसको अरेंज करे। तो इसके अंदर टाइम लिमिट जो होता है कि भाई एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई चाहे तो एम्प्लॉयर किस अगेंस्ट में अगर एप्लीकेशन चाहे तो 6 महीने के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है कि जी और कि मेरे को मिनिमम वेजेस नहीं मिला और मुझे इतने मिनिमम वेजेस पेमेंट होना चाहिए। और ओवर टाइम का भी यही है, ओवर टाइम कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयज एंड नॉट बाय दोज हु आर गेटिंग बेटर वेजेस। तो मिनिमम वेजेस वालों को ओवर टाइम वाले क्लेम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। और अगर इन कंडीशन अगर आपको देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जैसे कैश पेमेंट मिलता है तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, ना उनको बताया जाता है। उस कंडीशन में तो अब नहीं कुछ हो सकता, बट हाँ यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस पक्की है कि हाँ इतने टाइम पे ये है और इतना है, तो उस हिसाब से शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का डिफाइंड डेफिनेशन में वो आना चाहिए उनका। और अगर एग्रीकल्चर में है तो वो पार्ट 2 के एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा, उसको अलग से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके।